हाँ जी। क्या रिंग का केस किया था ना अपन ने लास्ट। ग्राफ बताया था रिंग का ना। करें शुरू। आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है अपनी, क्योंकि आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे इस पे अक्सर सवाल आते हैं। और इसके बाद जो तुम्हारा होमवर्क वाला सेक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा। एक कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान है और इसके थ्रू बहुत सारे सवालों के आंसर आप बहुत तेजी से निकाल सकते हो। देखिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि रिंग की एक्सिस पर अगर आप कहीं पे भी कोई मास रखते हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये था। फिर हमने कहा था कि अगर आप एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल रखते हो तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स हमने क्या कहा था? एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे और फोर्स क्या आ जाएगा? जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये कहानी थी। अगर मैं उसकी बात करूं कि सब जब एक्स की वैल्यू बहुत कम थी और एक्स की वैल्यू जब स्मॉल थी तो फोर्स की वैल्यू जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स आ गया था। एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो हम कहां पे हैं? सेंटर पे। कहां पे है? बात समझ में आ गई? पहले सेट हो जाने दो लोगों का आराम है। लड्डू कल नहीं मिले तुम्हें? मिले थे लेकिन खत्म हो गई हूँ। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी करो, टाइम नहीं होने वाला। बढ़ जाए आगे, आपकी इजाजत हो तो। है ना? नहीं नहीं, आपकी अगर परमिशन हो तो मैं करूँ। अगर आपका इधर उधर देखने से मन भर गया हो तो फिर यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। बहुत काम का है। बहुत सारी जगहों पे पाप धुल जाएंगे।
देखिए ध्यान से समझ लेना, रिंग की एक्सिस पर जब हम कोई भी मास रखते हैं तो अच्छा मैं आज पूरा ध्यान रखने वाला हूं किसका यहां ध्यान है किसका नहीं है। अगर नहीं होगा मैं खड़ा रखूंगा क्लास पर, पूछ, फिर मत कहना सब हमारी इंसल्ट कर दी, तुम ज्यादा इज्जत वाले हो। हाँ, तो आपको नहीं समझ में आया आप पूछेंगे, या तो तुम पूछ लेना वरना फिर मैं पूछूंगा। तो रिंग की एक्सिस पे कोई भी मास रखते हैं तो मैं फोर्स हमने फॉर्मूला बात की थी, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो कुछ स्पेशल केस हमने किए थे, एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हमने बात की थी कि फोर्स है वो क्या निकल कर आता है, जीएमएम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। जीएमएम कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट है, पूरे को मैं एक कांस्टेंट के से डिनोट कर सकता हूं तो ये के एक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो हम कहां पे हैं, तो सेंटर ऑफ द रिंग पर अगर कोई मास रखा जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, जहां फोर्स 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम देखो, नेट फोर्स का 0 होना क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम। पर इक्विलिब्रियम को चेक करने का तरीका यह होता है कि पार्टिकल को वहां से डिस्प्लेस किया जाता है और देखा जाता है कि डिस्प्लेस करने पर उस पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही पार्टिकल पे फोर्स लग जाए तो भाग जाएगा वो तो, लेकिन जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट फोर्स लगे तो वापस अपनी ही पोजीशन पे लेके आएगा ना। नहीं समझ में आई बात, वापस अपनी ही पोजीशन पे लेके आएगा। ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगते हैं उनको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम कह रहे हैं कि रिंग के सेंटर पे कोई मास रखेंगे तो फोर्स 0 लगेगा, और अगर मान लीजिए इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कहानी क्लियर। तो बताइए क्या ये जो फोर्स होगा ये रिस्टोरिंग नेचर का होगा, बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इसको यहां से छोड़ूंगा क्या ये पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में भागेगा, क्या इस पे फोर्स लग रहा है, क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा, फोर्स कहां तक लगेगा, जब तक कि सेंटर पे, कहानी क्लियर। तो सेंटर पर आने तक क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर सेंटर पे आप इसको रखते 0 वेलोसिटी के साथ तो वहीं रखा रहता, पर अगर मान लीजिए इधर से ये आया है और यहां तक स्पीड बढ़ी है तो यहां पे स्पीड इधर आ गई, क्या वो स्पीड इसको रुकने देगी, तो स्पीड की वजह से जैसे इधर निकलेगा फोर्स इधर लगेगा उल्टा, तो क्या वो रिटार्ड होगा, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, रुका ही रहेगा या उल्टा चलेगा, वापस जब यहां तक आएगा तो स्पीड इधर हो जाएगी, फिर यहां आके रुकेगा, ये ऑसिलेशन चालू करेगा। मुझे उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। व्हेनेवर restoring forces changes linearly with respect to x, whenever restoring force changes with respect to x linearly, straight line ग्राफ होना जरूरी है। फोर्स ये भी रिस्टोरिंग है, तुम यहां रखोगे ना तो भी फोर्स तो इधर ही लगेगा ना भाई, यहां रखोगे तो भी फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, डिस्प्लेस उधर कर रहे हो फोर्स इधर लगा, रिस्टोरिंग ये भी है। पर ये वाला जो फोर्स है वो लीनियरली चेंज, इसका ग्राफ अपने पिछली क्लास में ड्रॉ किया था, क्या वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, तो फिर ये लीनियरली चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां एसएचएम वाली कंडीशन नहीं होगी। लार्ज डिस्टेंस से छोड़ूंगा तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, स्मॉल डिस्टेंस से छोड़ूंगा तो एसएचएम करेगा। नहीं समझ में आई बात, क्या करेगा, एसएचएम। अब बात को सुनिएगा ध्यान से, व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स चेंजेस linearly with respect to displacement from equilibrium position, particle will perform SHM। क्या ये पार्टिकल SHM करेगा, करेगा ना यार। एसएचएम का, किसी भी तरह के एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, एक, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, दुनिया के सारे एसएचएम का एक ही फॉर्मूला होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ एम बाई के। अगर आपको लगता है कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड तो आपको गलत लगता है। यहां पे जो के है, दिस के इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो के है हमारे पास, इस के को हम बोलेंगे
कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स। हेलो, अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूला में एक्स के अलावा जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, के। ये याद रखिएगा आप, वो क्या है बताइए, वो के है, कोएफिशिएंट। अगर आप इतनी सी बात याद रखते हो तो आपको हर जगह सिर्फ एक काम करना है, जहां कहीं भी एसएचएम आएगा, हर चैप्टर में आता है, जैसे कोई चैप्टर जिसमें नहीं आता, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हमें रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला देख लेना है, उसमें से एक्स को हटा देना है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको के की जगह तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर क्यूब, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, आर क्यूब, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आई बात? मैं कुछ एग्जांपल आपको और बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर ये सेट हो जाता है आपके दिमाग के अंदर, जहां कहीं भी आप टाइम पीरियड निकालेंगे हम इसी मेथड से निकालेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, अनदर इज मॉडल ऑफ द एसएचएम। काइनेमेटिक ऑफ एसएचएम जो होता है उसमें तो सारे फेजर वेजर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाले सवाल आते हैं, टाइम पीरियड के छोटे छोटे सवाल जो बनते हैं। मॉडल में अलग अलग तरह के पेंडुलम्स आते हैं, वो सारे पेंडुलम बेस्ड जो सवाल होते हैं जो 50% एसएचएम चैप्टर कवर करते हैं, वो इस एक फॉर्मूला से आंसर आ जाता है। बस आपको ये देखना होगा कि आप इतना सा देख लें कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकाल लें और एक्स को वहां से हटा दें, बाकी सब के की जगह रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, मैं सिंपल सी बात करूं, अभी आप कॉपी कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, क्या है ये, यार सिंपल पेंडुलम को अगर हम यहां हैंग कर देते हैं और हैंग करने के बाद किसी एंगल पे ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, किसी एंगल पर, जब किसी एंगल पे ले जाकर आप पेंडुलम को रिलीज करते हो तो क्या ये ऑसिलेशन शुरू करता है? आप मुझे बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, यहां से जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, आपको पता होगा यहां नीचे एम जी लगता है, इधर एम जी कॉस थीटा होता है, इधर क्या आता है, एम जी साइन थीटा। क्या आपने डिस्प्लेसमेंट इधर दिया है, क्या एम जी साइन थीटा उसका उल्टा लग रहा है, क्या यही रिस्टोरिंग है ना यार? अगर ये एक्स है, आप मुझे बताइए एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू एम जी साइन थीटा का मतलब एक्स बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो के क्या है हमारा, एम जी बाई एल। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के की वैल्यू पुट करो, एम जी बाई एल, द आंसर इज 2 पाई रूट एल बाई जी। नहीं समझ में आया? हर जगह बहुत आसानी से। एक और चीज बता देता हूं आपको, आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। जब भी आपको t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए बाई जी पे आप कोई सवाल पूछे, न्यूमेरिकल सोल्व करना है, इससे करोगे इट विल ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ ये 2 पाई, पाई 3.14 है, ये 9.8 वगैरह। आप सिंपल सी बात करेंगे, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, पाई स्क्वायर इज ऑलवेज 9.8, इट गेट कैंसिल आउट, योर आंसर इज व्हाट, रूट 4l। सारे न्यूमेरिकल से सोल्व करो, एक स्टेप में 100% एक्यूरेसी से आंसर आए। नहीं समझ में आया? कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये 4 का रूट तो जानते ही हो, एल का रूट लेना, एक बार में आंसर है आपके पास। नहीं समझ में आई बात? सो कहीं पे भी आप बात करें, एक और केस आप लीजिए, आप बॉइंट फोर्स समझते हैं क्या होता है? देखो दो, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ाता हूं। नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो दो चीजें हैं। एक बंदा क्लास में बैठा बैठा सोच रहा होगा कि आपने तो कहा था ग्रेविटेशन पढ़ाओगे, ये बीच में क्यों आ गया? तो ऐसे लोग आराम से यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पढ़ना है, सब सीखना पड़ेगा। एक चैप्टर ढंग से पढ़ लो मेरे से, बाकी चैप्टर में अपना बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगी। ये का कहानी क्लियर? बोलो ना भाई। बॉइंट फोर्स जो होता है ना, बॉइंट फोर्स, एफ बॉइंट का फॉर्मूला होता है रो वी इनसाइड इंटू जी। क्या होता है? रो वी इनसाइड। आपने कोई भी बॉडी पानी में डाल दी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम अंदर होगा ना, रो पानी की डेंसिटी है,
v इनसाइड अंदर का वॉल्यूम है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। याद ही रखना है हम लोगों को। अब एक सिंपल काम कीजिए, आप एक बढ़िया सवाल करवा रहा हूं, इससे कोई आसान तरीका नहीं सवाल को सोल्व करने का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैंने आपको तरीका बताया टाइम पीरियड निकालने का, उसके 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में होल्ड रहेगा, ऐसा कुछ होता है। दोबारा हम जब भी करेंगे तो वो रिकॉल होगा आपके दिमाग के अंदर, तो जस्ट उसकी प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं है। आप यहां पर एक स्प्रिंग लीजिए जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, इससे एक सिलेंडर कनेक्ट कीजिए और सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। सिलेंडर का कुछ हिस्सा पानी में है और कुछ हिस्सा बाहर है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो सिलेंडर है और जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है पूरा का पूरा, ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है और ये परमानेंट रेस्ट पे है, ये परमानेंट। आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा, टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या ढूंढना है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या ढूंढना है? और रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में एक्स के अलावा जो कुछ भी है वो के है। क्या है वो? कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स के। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर आप ये सिस्टम रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में, इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर दीजिए ऐसे। जब इसको मैं नीचे एक्स डिस्प्लेस करूंगा तो बताइए इसका कितना वॉल्यूम पानी में ज्यादा चला गया? ए इंटू एक्स। नहीं समझ में आया? पॉइंट किधर लगेगा? अच्छा, जब सिलेंडर को नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग भी खींचेगी क्या? कितनी खींची स्प्रिंग? स्प्रिंग का केस किधर, पॉइंट किधर? दोनों डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। चलो, स्प्रिंग का केक्स लिखा मैंने किए प्लस रो इंटू जी। क्या ये दोनों ऊपर थे? क्या यही रिस्टोरिंग है? इसमें से के हटा दो, एक्स हटा दो और फॉर्मूला लिख दो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के प्लस रो ए जी। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? दुनिया की किसी भी किताब में देखोगे ना बेटा, ये कम से कम A4 साइज के एक पेज पर आंसर मिलता है इसका। पूरा एक पेज सोल्व करने में लेते हैं वो लोग, एक सिंगल स्टेप में आंसर निकाल लोगे। एक मजेदार चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए स्प्रिंग ना हो, सिर्फ सिलेंडर पानी में हो, उसको दबा के छोड़ो वो भी ऑसिलेट करता है, तो यहां के 0 कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? पानी ना होता, सिर्फ स्प्रिंग होती, तो रो 0 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आपने ऑसिलेटिंग सिलेंडर का टाइम पीरियड निकाल लिया फ्लूइड के अंदर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल लिया और कंबाइंड भी निकाल लिया। करना क्या है हम लोगों को, सिर्फ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से डिस्प्लेस कीजिए, अपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसको लिख लीजिए, उसमें से एक्स पूरा हटा दो और के की जगह रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये रिंग वाला केस क्लियर? बोलो ना यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा सा एक बात बताओ, थोड़ा सा याद करो आप, जब हमने ये फोर्स का जो डेरिवेशन किया था, ये फोर्स का डेरिवेशन और इसका जो ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा आया था क्या? आया था ना? ये एफ था और ये एक्स था, याद है कुछ? आप मुझे बताइए, ये क्या लीनियर वेरी कर रहा है फोर्स? तो अगर मैं एक्स की वैल्यू बहुत कम ले लूं तो ये यहां से यहां तक तो लीनियर ही है ना, तो ये तो एसएचएम होगा। नहीं समझ में आया? पर पूरा एसएचएम ऑसिलेटरी। लार्ज डिस्टेंस से छोड़ोगे ऑसिलेटरी, आर के बराबर से छोड़ दो, आर बाई रूट 2 से छोड़, आर की टर्म में कुछ भी दे दे ऑसिलेटरी, पर एक्स बहुत छोटा दे दे एसएचएम। नहीं समझ में आया? एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। रिस्टोरिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली बदले, रिस्टोरिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं समझ में आई बात? काम बन जाएगा, जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी फटाफट करना, डिजाइन डालने की जरूरत नहीं है, अपने समझ में आ जाए बस।
हो गया, बढ़ जाए। जल्दी कर लो फटाफट। बढ़े। तो ये रिंग वाला केस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जैक्टली सिमिलर केस आएगा, जहां चार्ज रिंग के एक्सिस पे जब नेगेटिव चार्ज को छोड़ा जाता है तो ऑसिलेट करता है, सेम डेरिवेशन होगा, सेम रिजल्ट होगा। तो एक तरह से वहां तक रिवीजन ही होगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पढ़ लोगे तो वहां फटाफट चीजें हो जाएंगी। ठीक है। और जहां कहीं भी इस तरह की शक्ल में कोई फॉर्मूला आता है या ऐसा कोई ग्राफ आता है, वहां पे डेफिनेटली एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए एसएचएम होता है। ठीक है, ये दिमाग में सेट करना है। बढ़ जाए आगे। अब ये जो दो केस मैंने आपको बताए हैं, ये सिंपल एक एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि साहब देखिए, हम जहां कहीं भी आप ग्रेविटेशन ले लें, आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ले लें, आप मतलब करंट में ले लें, कैपेसिटर में ले लें, मैग्नेटिज्म में ले लें, हर जगह आपके एसएचएम के सवाल आएंगे। तो आप इस बात का इंतजार नहीं कर सकते साहब एसएचएम आएगा या उसको पढ़ेंगे तो फिर हम उसको करेंगे। हमें सिंपल कंसेप्ट याद होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या ढूंढ लेना है, फॉर्मूला, उसमें एक्स के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो के है, और 2 पाई रूट m/k में पुट कर देंगे, हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? किस तरह से डेराइव करते हैं आपको रिजल्ट बता दिया मैंने। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए रूट 4l से सोल्व करेंगे हमेशा, इजिएस्ट वे टू सोल्व। एग्जाम्पल आपको और बता दिया, जब इसको हम पुल करते हैं नीचे की तरफ तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, स्प्रिंग का केक्स भी ऊपर लगेगा, बॉइंट फोर्स भी ऊपर लगेगा। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला रो वी इनसाइड इनटू जी होता है। हेलो, नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? हाँ। और हमेशा ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो बदल रहा है एक्स के रेस्पेक्ट, जो बदल रहा है। जरा मुझे एक बात बताइए, यहां जब सिलेंडर अंदर डूबा हुआ था, जब आपने इसको पुल नहीं किया था, तब भी तो कुछ ना कुछ पॉइंट फोर्स लग रहा होगा, और तब कुछ स्प्रिंग खिंच रही होगी, दब रही होगी, हमें क्या पता, हो सकता है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे भी हो, तब हमें कुछ नहीं पता। पर तब जो फोर्सेस थे वो सारे एक दूसरे से बैलेंस हो रहे थे ना, उनसे तो हमें मतलब ही नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बदला वो रिस्टोरिंग होता है, जो, हाँ, जो चेंज आया वो रिस्टोरिंग होता है। आई बात समझ में? इसीलिए जब आपने इसको नीचे पुल किया एक्स, तो कितना एडिशनल वॉल्यूम अंदर चला गया, एक्स। तो कितना एडिशनल पॉइंट फोर्स लगेगा, रो एक्स इंटू जी। कितना एडिशनल के एक्स लगेगा ऊपर, दोनों को आपने ऐड कर दिया, यहां से ये एक्स हटा दिया, बाकी सारा के। बढ़े। चलिए साहब, तो जो टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए जो कंसेप्ट दिमाग में होल्ड करना है, क्या रखना है कि साहब रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन। रिस्टोरिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली बदले तो एसएचएम होगा। तो लीनियर ग्राफ आना जरूरी है, फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली बदलना जरूरी है, एक्स की पावर 1 होना जरूरी है।
6 की पावर 1 का मतलब ही लीनियर है ना। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ढूंढ लेंगे, उसमें x हटा देंगे और जो कुछ भी है उसको k की जगह रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गई हुई कहानी। अब सुनिएगा ध्यान से। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किसकी बात करेंगे? लिखो फटाफट। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम पहले फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताइए, इस मार्कर को जब मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये नीचे क्यों गिरा? कि साहब अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तभी नीचे गिरा। इसको और ऊपर से छोड़ता हूं तो भी नीचे गिरेगा। जहां तक छोड़ने पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां तक अर्थ का फील्ड है। जहां तक छोड़ने पर ये अर्थ का फोर्स या अर्थ की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां तक अर्थ का फील्ड है। तो फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी मास या मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइंट मास हो सकता है या कोई किसी तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? तो कोई भी मास या मास डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास का वो रीजन जहां कोई दूसरा मास रखूं तो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। नहीं समझ में आई बात? और फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट मास ज्यादा है, दूसरे पॉइंट पर कम है, तो जहां ज्यादा है वहां इंटेंसिटी। नहीं समझ में आई बात? तो फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहां फील्ड उतना ही इंटेंस या ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई बात? एक और चीज मैं बता दूं, व्हाट फील्ड जो है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्या होती है? और इसका जो डायरेक्शन है वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। नहीं समझ में आई बात? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास। नहीं समझ में आई बात? अरे बोलो ना भाई। अब एक सिंपल बात बता दीजिए मुझे, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हमारी अर्थ है, राइट। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं एरोज बना लेता हूं ताकि समझाने में आसान होगा। ये चलिए साहब समझिए मेरी बात को ध्यान से। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं ये अर्थ है हमारी और यहां मैंने कोई मास रखा, यहां मैंने कोई मास रखा, तो फोर्स किधर लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ ना। नहीं समझ में आई बात? तो बताइए क्या यहां फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी? यहां फोर्स रखूंगा तो, यहां पार्टिकल रखूंगा तो सेंटर की तरफ ना, यहां रखूंगा तो, यहां रखूंगा तो। नहीं समझ में आई बात? इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मैं किसी पार्टिकल को रखता हूं तो उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि अर्थ की वजह से जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्स और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, क्या एग्जैक्टली सेम फील्ड नेगेटिव चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है। नहीं समझ में आया? नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स होता है ना यार। नहीं समझ में आया? पहले डेफिनेशन लिखिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्पेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्पेस अराउंड, gravitational field is the space around mass or mass distribution. Gravitational field is the space around mass and mass distribution in which another mass experiences the force. Gravitational field is the space around mass or mass distribution in which another mass experiences the force. लिख लिया? लिखो, आगे लिखो। It is a vector quantity whose direction is always
It is a vector quantity whose direction is always towards center of the earth, towards center of the earth, or radially inwards, or radially inwards. कहानी क्लियर? बोलो भाई, जल्दी से डायग्राम बना लो. जल्दी से डायग्राम बना लीजिए. चलिए साहब, आगे लिखेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. रेडियल का क्या मतलब? रेडियल इनवर्स का क्या मतलब होता है? रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ. एक ही बात हमने बोला, टुवर्ड द अर्थ बोला ना. तो अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो मुझे बताओ, यहां पे देखने में इसका रेडियस वेक्टर इधर होगा ना? बोलो ना यार. सेंटर को आपने कहा मान लिया? ओरिजिन पे. नहीं समझ में आई बात? तो जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में कोई भी चीज है, उसको रेडियली इनवर्स या आउटवर्ड्स बोलते हैं. फील्ड अगर बाहर होता है ऐसे, तो रेडियली आउटवर्ड्स बोला जाता है. इनवर्स है तो रेडियली इनवर्स बोलेंगे. बात समझ में आ गई? रेडियस वेक्टर के अलोंग. ऐसा कैसे सोच सकता है जब मैं कह रहा हूं फोर्स के डायरेक्शन में होगा? अपन ने क्या लिखा? फील्ड का डायरेक्शन किधर बताया? जिधर फोर्स एक्सपीरियंस होता है. हमने कहा ना ये बात, स्पेस में जहां भी कोई मास रखोगे, वहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड का डायरेक्शन है. उसका अपोजिट हम कैसे सोच सकते हैं? आई होप क्लियर हो गया होगा. बढ़ जाए आगे. चलिए, लिख लिया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. लिखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, intensity of gravitational field at a point is, intensity of gravitational field at a point is force experienced by, sorry, force experienced per unit mass, force experienced per unit mass at that point, force experienced per unit mass at that point. समझिएगा ध्यान से. मान लीजिए ये मेरा कोई मास है, मे बी पॉइंट मास और एक्सटेंडेड बॉडी, डजंट मैटर. हम क्या करते हैं, यहां से इसके सेंटर से आर पोजीशन पर, आर पोजीशन पर ध्यान से समझिएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर है. यहां कोई पॉइंट पी है. मुझे इस मास कैपिटल एम की वजह से यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए. क्या चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो तरीका ये कि मैं यहां पर एक स्मॉल एम मास को रख दूंगा. क्या ये स्मॉल एम मास जो है वो डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लाइक दिस. होगा नहीं होगा? ये फोर्स का डायरेक्शन होगा ना? बोलो भाई. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अलोंग विद द यूनिट वेक्टर. क्योंकि आर और एफ अपोजिट है तो साइन माइनस आएगा. नहीं समझ में आया? अब हमने जो डेफिनेशन लिखी, वो डेफिनेशन क्या बोलती है कि साहब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम ईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हम ईजी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो दिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास ना. तो फोर्स तो ये है, मास से डिवाइड करूंगा तो एम गायब हो जाएगा ना. तो कितना मिलेगा? माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर अलोंग विद द यूनिट वेक्टर. क्या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. आपसे कहा जाए कि साहब इस तरफ ले लिया मैंने ई जी. हेलो,
इधर ले लिया हमने आर, बात को समझना ध्यान से, दो सॉरी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड है। क्या ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा? बोलो ना यार। क्या ई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है? अगर वो वेक्टर के साथ ग्राफ बनाता है, अगर वो, तो फिर क्या करोगे कि साहब देखिए, ये है हमारे पास आर वेक्टर, ये बन जाएगा प्लस ई जी और ये बन जाएगा माइनस ई जी ना। बोलो ना यार। तो जब आर पॉजिटिव था फोर्स, तो फील्ड भी नेगेटिव ना। तो जब आर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, तो ग्राफ आएगा इस तरह। नहीं समझ में आया? कई बार सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, कई बार साइन के साथ पूछा गया है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दिस इज द मोर करेक्ट। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई बात? बना लीजिए जल्दी से। हाँ जी, हो गया। अब एक बात को सुनिएगा ध्यान से। एक कंसेप्ट है, आपकी बुक्स में तो वो मॉड्यूल में तो ऐसे नहीं लिखा होता बेसिकली। एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं शेल थ्योरम। न्यूटन ने दी थी शेल थ्योरम। कोई कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप सबने उसको कई बार पढ़ा है, पर शेल थ्योरम नाम से नहीं पढ़ा होगा। तो एक न्यूटन ने जब ग्रेविटी का सारे लॉज दे दिए थे, तो उसने एक सिंपल बात की थी कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये किसी भी होलो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पर, जिसको हम शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होलो स्फीयर क्या बोलते हैं? शेल। तो शेल के अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है? जीरो। क्या होती है? एंड दिस इज द शेल थ्योरम। इससे हमारे बहुत सारे काम बनते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो मैं पहले शेल थ्योरम की बात करूंगा, अभी स्टेटमेंट लिखा दूंगा, पहले आप इसको समझना, मेरे बात को ध्यान से। हम यहां पर कैलकुलेशन भी करेंगे और समझेंगे भी। पहले आप बहुत ढंग से शेल थ्योरम को समझ लीजिए कि ये होती क्या है। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अपन को। देखिए, ये मान लीजिए कोई होलो स्फीयर है। क्या है? होलो स्फीयर, राइट। हम क्या करते हैं कि इस होलो स्फीयर का ये सेंटर है और इसका ये रेडियस आर है। इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। कहानी क्लियर? हेलो। इसी तरीके से मैं यहां एक सॉलिड स्फीयर लूंगा। क्या लूंगा? ये सॉलिड स्फीयर लूंगा। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, अरे भाई, ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका टोटल मास कैपिटल है। चाहे स्फीयर होलो हो, चाहे स्फीयर सॉलिड हो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेट मानते हैं। क्या मानते हैं? सेंटर पे। नहीं समझ में आई बात? फॉर आउटसाइड पॉइंट, होल मास ऑफ द शेल और सॉलिड स्फीयर centered at center of the sphere या concentrate at the center of the sphere. Keep in mind, this is not concept of center of mass. center of mass नहीं बोलना है। सेंटर पे हमने अज्यूम कर लिया पूरा का पूरा मास बाहर वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। तो आप अगर बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहां से यहां किसी पॉइंट पर आ गया,
आप मुझे बताइए, अगर ये वाला डिस्टेंस r है, इसका मास कैपिटल है में, तो इस पॉइंट ए के लिए जो कि आउटसाइड पॉइंट है, ई आउटसाइड जो होगा, क्या उसके लिए फील्ड का मैग्नीट्यूड जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा? वेक्टर साइन में लिखूंगा तो माइनस साइन लगा दूंगा यूनिट वेक्टर के साथ। बोलो भाई, जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पॉइंट को लेकर के यहां आता हूं सरफेस तक, तो आर बढ़ेगा या घटेगा? तो फील्ड बढ़ेगा ना भाई। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं, मैं सरफेस वाले पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट बी है, ठीक है? तो ये जो है ई एट सरफेस है। बताइए, इस वाले पॉइंट के लिए सेंटर से डिस्टेंस कितना? तो फील्ड कितना? जी एम बाय, बात समझ में आ गई? और अंदर अगर एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ई इनसाइड क्या मिलेगा? अब समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, अगर मैं एक पॉइंट यहां कंसिडर कर लूं, यहां जस्ट आउट इनसाइड, और एक जस्ट आउटसाइड कंसिडर कर लिया, आप मुझे बताइए, बाहर वाला पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट मान लीजिए मैं मान लेता हूं कोई पी पॉइंट, और ये मान लेता हूं क्यू पॉइंट। आप मुझे बताइए, क्या क्यू पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम है? इतना ना। और पी पे फील्ड? बहुत बढ़िया। कहानी क्लियर? अरे बोलो ना भाई। अगर मुझे वेरिएशन ऑफ फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ बनाना हो, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे कि साहब, आप विद साइन ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये मैंने आर ले लिया सेंटर से डिस्टेंस, ये हमारे पास प्लस ई जी होगा, ये हमारे पास माइनस ई जी होगा। क्या ये ओरिजिन है, सेंटर? बताइए, यहां से यहां तक फील्ड कितना है? तो जब यहां से मैं आऊंगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक, तो फील्ड क्या मिलेगा? और जैसे ही यहां पहुंचे, क्या फील्ड मैक्सिमम मिला? क्या वो मैक्सिमम फील्ड माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर है? और जब बाहर जाऊंगा तो पॉइंट मास की तरह बिहेवियर होगा ना। तो जो आउटसाइड है, क्या वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा? मैग्नीट्यूड में बनाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा। अच्छा, क्या ये ई इनसाइड है? यहां फील्ड क्या है? यहां तक कोई डाउट? अब काम कीजिए, समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम यहां पर बाहर वाले किसी पॉइंट पर आ गए, और एक बार हम सरफेस वाले किसी पॉइंट पर आ गए, फिर हम अंदर वाला भी कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है? मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कोई, बेटा ये आर है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, बताइए जो बाहर वाला पॉइंट है ई आउट, वहां फील्ड कितना मिलेगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं? साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा, और यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। बोलो ना भाई। बताइए, हम सरफेस पे आगे बी पॉइंट पर, तो ई एट सरफेस कितना होगा? जी एम बाई कैपिटल। क्या बाहर वाले पॉइंट्स और सरफेस वाले पॉइंट के लिए दोनों का बिहेवियर सेम है? अब काम की चीज आएगी, अब सुनिएगा ध्यान से। अब सबसे जरूरी चीज आएगी, यहां बहुत ध्यान से समझना है हम लोगों को। हम क्या करते हैं, जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस वाले इस पॉइंट की, ये पॉइंट, तो मैं क्या करता हूं, एक्स रेडियस का एक स्फीयर बनाता हूं। ये हमने एक्स रेडियस का स्फीयर बना लिया। तो क्या अब मैं इस पूरे सॉलिड स्फीयर को एक्स रेडियस का सॉलिड स्फीयर और आर माइनस एक्स का शेल से बना हुआ मान सकता हूं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? ये जो है हमारे पास, ये क्या ये आर माइनस एक्स थिकनेस का शेल होगा? ये शेल होगा ना। और ये अंदर वाला क्या है? सॉलिड स्फीयर। बोलो भाई, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पी पॉइंट कंसिडर, पी पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, क्या ये वाला पॉइंट एक्स रेडियस के स्फीयर की सरफेस पे है और शेल के अंदर है? नहीं समझ में आया? शेल के और एक्स रेडियस के स्फीयर के सरफेस पे। बताइए, शेल की वजह से वहां फील्ड क्या होगा? तो वहां फील्ड सिर्फ एक्स रेडियस के सॉलिड स्फीयर की वजह से होगा ना। नहीं समझ में आया? बात को सुनिएगा ध्यान से। पहले हम मास निकालते हैं, या फिर एक सिंपल बात करें, 8 पॉइंट पी मतलब इनसाइड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? इनसाइड पॉइंट, ध्यान से समझ लेना, राइट? ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फील्ड इज only due to sphere of radius x. x या r माइनस एक्स? r माइनस एक्स तो शेल बना ना, शेल का तो जीरो होगा ना। नहीं समझ में आया। अब अगर मैं उस x रेडियस के स्फीयर का मास निकाल लूं, उसका रेडियस कितना है, मान लीजिए उसका मास m डैश है, तो उसकी सरफेस में फील्ड कितना मिलेगा, g m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया, बोलो ना भाई। तो हम क्या बात करेंगे कि जो E इनसाइड होगा, जिसको मैं E एट P बोल सकता हूं, क्या वो G M डैश अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। स्फीयर का मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द गिवन पार्ट। कैसे निकालोगे, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द गिवन पार्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे एम डैश कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास एम था क्या, टोटल वॉल्यूम कितना, पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब ना। क्या 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना मिला बच्चा पार्टी, एम एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब ना। क्या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो यार जो E इनसाइड मुझे मिलेगा, ध्यान से समझना क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, G एम एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ना। क्या स्क्वायर से सिर्फ एक एक्स बचेगा, क्या G कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स है। अगर यहां पर एम मास रख दूं तो मास से मल्टीप्लाई करने पे फोर्स मिल जाएगा, तो क्या जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स आ गया। क्या ये एग्जैक्टली वही था, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आई बात। तो आप मुझे बताइए, अंदर एक मजेदार चीज आ गई हमें कि साहब देखिए, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड मुझे इतना मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं इफ x इक्वल टू 0, हम कहां हैं, सेंटर पे, सेंटर को वो बोल दे, नहीं समझ में आई बात, एट सेंटर। बताइए फील्ड एट सेंटर क्या मिलेगा, 0। इफ x बराबर r, मतलब एट सरफेस ना, सरफेस पे बात कीजिए, x की वैल्यू r पुट कीजिए, जी एम बाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, आगे समझ में, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं वेरिएशन का ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, कैसा, आप देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एज इट इज आता है कई बार। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां हम बात कर रहे हैं, ये आर ले लिया हमने सेंटर से, हेलो, क्या इधर माइनस ईजी होगा, बोलो ना यार, मुझे बताइए, क्या इसको मैं आर बराबर कैपिटल आर लिख दूं, क्या सरफेस पे यहां पे भी फील्ड मैक्सिमम है, ये बात समझ लो आप ध्यान से। यहां ये मुझे, ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मैं सेंटर पे हूं तो फील्ड कितना, अब जब सेंटर से एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या फील्ड बढ़ेगा, क्या लीनियरली बढ़ेगा, सरफेस पे तक बढ़ा और सरफेस के बाद फिर कम होगा, तो मैक्सिमम कहां, सरफेस पे। जरा मुझे बताइए, क्या सेंटर से सरफेस तक फील्ड बढ़ेगा, क्या बाद में घटेगा, क्या E इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्या E आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। नहीं समझ में आया, पक्का, जल्दी बना लीजिए। यस यस, शेल थ्योरम लिखना है ना, शेल थ्योरम, पहले लिखो शेल थ्योरम, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन, नहीं लिखोगे, नहीं लिखना भाई, लिखना तो वही है कि अंदर शेल के अंदर जीरो होता है, बाहर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पूरा मास सेंटर पे मानना है। लिखो लिखो,
According to Newton, intensity of gravitational field, according to Newton, intensity of gravitational field at inside points of the shell, at inside points of the shell is always zero. Is always zero. आगे लिखो. For outside points, for outside points, spherical shell or solid sphere, spherical shell or solid sphere, both behave like a point mass, behave like a point mass centered at the center of the sphere. Point mass centered at the center of the sphere. हिंदी में बोल. बाहर वाले बिंदुओं के लिए सारा का सारा द्रव्यमान उसके द्रव्यमान पर केंद्रित माना जाएगा. हाँ, ये जल्दी बना लो, जल्दी बनाओ, जल्दी. सारे नेता तुम्हारी क्लास में पीछे बैठते हैं, बताया ना. क्योंकि बाहर शेल है ना, अब तो शेल का मास कैसे मानेगा. वो एक्स रेडियस को मान ले सेंटर पे. हाँ, बिल्कुल मान सकते. अंदर वाले पॉइंट्स पर जो बाहर वाला शेल है उसका नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसकी वजह से फील्ड ही नहीं है वहां पर. जो एक्स रेडियस का स्फीयर है उसका मान ले सेंटर पे, कहां दिक्कत. अंदर मास ही सेंटर पे कैसे मानेगा, पागल है क्या. मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या. आपका ये उसने लिखा है. तो वहां से फोटो खींचा, यहीं से खींच देता, उसका उसका फोटो नहीं आता है. अच्छा, उसने पहले लिख लिया, फिर तेने उसका फोटो खींचा, अब तो उसको लिख रहा है. वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत.
बहुत बड़े वाले हो गए ना, बहुत बड़े। जल्दी से कॉपी कर लो, गप्पे कब मारा करो, समझ में आई बात। 2 सवाल पर क्लास कम हो जाएंगे, जबरदस्ती क्या मतलब। वैसे भी क्या कह रहा है। तुमने कभी जिंदगी में ट्यूनिंग फोक की आवाज सुनी है? हाँ? हाँ मतलब एक बार कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखना कैसी आवाज आती है ना, जब कान के नीचे पड़ती है ना सेम आवाज आती है। सच में टुन, मतलब जबरदस्त आवाज आती है। पर मेरे हाथ की पड़ जाती है, पता है तुम्हें। हेलो। हाँ, गलत फहमी मत रहना। है, नहीं हो सकता आवाज ही नहीं आए बाद में। जल्दी कर लो यार कॉपी ना, बहुत टाइम लगाते हो तुम। हो गया। हो गया, नहीं हुआ। घर जाके कॉपी कर लेना मस्त। डॉक्टर्स फ्यूचर एलिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने परमिशन दी। बना लो जल्दी से। हाँ मामला आसान है। नहीं चलन दो, चलने दो नहीं। यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है यार। हाँ चलन दो, नोट चलने दो। बढ़ जाए, बढ़ जाए। बना लिए ये? अच्छा शेल, देखो मेरी बात सुनो, इसमें सबसे मेन चीज क्या है। चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट और सरफेस वाले पॉइंट के लिए बिहेवियर एक जैसा है ना। पॉइंट मास को आप मान लो कि सेंटर पे वैसा बना लेना। एक ही चीज नहीं निकल के आए कि साहब सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पे जो फील्ड मिलेगा वो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा। आई बात समझ में। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाहूँ कि यार देखिए अंदर वाला जो हमारा पॉइंट है, पहले इस बात को समझिए आप, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड थी, क्या उसकी वैल्यू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास आई थी? बोलो ना यार। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या मिलेगी?
न्यूटन पर केजी या गरीबों, ये एक्सेलरेशन है। नहीं सर। ओह माय गॉड, तुम बहुत महान हस्ती हो। ए बराबर ए में होता है क्या? तो ए बराबर क्या होता है? क्या ये भी एफ बाई एम ही है? बदतमीज। मतलब किसी ने एक बहुत बढ़िया शेर कहा था कि एक ही उल्लू काफी है। अभी इमोशनल हो जाएगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता के। मतलब यार, ताज्जुब वाली बात है लोगों को। ए बराबर ए में से पता मुझे आता है कि देखो ए बराबर ए में तब तो ठीक है। तब तो है। एक बार मैं ना डीपीएस, उदयपुर के अंदर डीपीएस स्कूल है, तो मेरी वहाँ मेरा मेरा अपना खुद का कोचिंग चलता था 2013 से पहले, तो मेरा कोलैबोरेशन था उनसे। तो मैं उसकी विजिट पे था प्रिंसिपल के साथ में, तो उनके फिजिक्स के टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को। हम ऐसे गैलरी में चल रहे थे, उधर से एनएलएम चल रहा था, तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा रहे थे वो। तो भाई साहब वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं मतलब याद करने का तरीका कि न्यूटन ने बकरी के डंडा मारा, बकरी बोली मैं, न्यूटन न्यूटन बोला ए बराबर ए में। मैंने उससे कहा, मैं यार रुक जा। मैंने मैम से, मैं ये क्या पढ़ा रहा है? कि सर ये ऐसे ही पढ़ाते हैं, अजीब अजीब से। मैंने कहा, मैंने नोक किया गेट, सर आए बाहर। मैंने कहा आपको कैसे पता न्यूटन बकरियां चलाता था? बोले सर बताना पड़ता है यार, बच्चों को कैसे याद रहता है। मैंने कहा बहुत ठीक बात है। तो काम की चीज यहां पे ये है, सुनो सुनो, काम की चीज ये है कि ये एक्सेलरेशन निकल के आया क्या? तो क्या इट इज, बोलो ना यार, सिमिलर टू एक्सेलरेशन ना? हेलो, इट इज नथिंग, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे यार नहीं समझ में आया। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड and acceleration due to gravity are two different quantities with the same behavior, same unit and same dimension. अलग अलग क्वांटिटीज हैं, बिहेवियर एग्जैक्टली सेम। नहीं समझ में आई बात? दोनों का डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगा, दोनों के फॉर्मूले सेम आएंगे, सब कुछ सेम। मतलब जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे तो इसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे, नया कुछ भी नहीं है। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई एक बात बताओ मेरे को, अगर यहां से देखता हूं तो यार एफ बराबर एम इंटू ईजी मिलेगा क्या? आप मुझे बताइए, क्या ई फील्ड में एम मास रखने पर एफ फोर्स लगा, जैसे ई फील्ड में क्यू चार्ज रखने पर एफ फोर्स लगता है? नहीं समझ में आया। वहां एफ बराबर क्यू ई, यहां एफ बराबर एम ई जी, और मैंने आपसे कहा ई जी इक्वल टू जी, तो यही तो एम जी है। नहीं समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, बढ़ जाए आगे। देखो ये मेरे पास एक शेल है, ये हम दूसरा शेल ले लेते हैं, इसको लाते हैं यहां पर। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान समझना। ये जो अंदर वाला मास है उसका मास m1 है, बाहर वाले का मास m2 है, अंदर वाले का रेडियस r1 है, बाहर वाले का रेडियस r2 है, राइट? और सुनिए ध्यान से, हमें यहां r1 डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर a पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। आप मुझे बताइए, क्या बाहर वाले पॉइंट के लिए पूरा का पूरा मास सेंटर पे मानूंगा? क्या मिल जाएगा? g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर ना? नहीं समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से मैं इस पॉइंट पे आ गया, ये बी पॉइंट है और इसका डिस्टेंस r2 है, क्या बी पॉइंट बाहर वाले शेल के अंदर है लेकिन अंदर वाले शेल के, तो बाहर वाले की वजह से फील्ड कितना, पर अंदर वाले की वजह से कितना?
ईबी जो होगा क्या वो GM1/R2 होगा? क्या तीसरा पॉइंट सी जो है यहां R3 मान लेता हूं, क्या यहां इसका भी जीरो इसका भी जीरो, तो EC विल बी इक्वल टू जीरो ना? नहीं समझ में आया? बनाओ जल्दी से। पीछे क्या करना था? ओके, ये लिखना था। यस लिखिए साहब। बढ़ जाए। लगभग सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया है कि अंदर एक सॉलिड स्फीयर है और बाहर एक शेल है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, शेल। अब आप सोच समझ के आंसर खुद बोलेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों का मास सेम देता हूं एम, अंदर वाले का रेडियस आर है, बाहर वाले का 2r है। बाहर मैंने बाहर वाले की सरफेस से r डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट कंसीडर किया। आप मुझे बताइए, जो अगर मैं ई ए लिखना चाहूंगा तो क्या पूरा का पूरा मास सेंटर पे मानेंगे? कितना सेंटर पे मानेंगे? 2m। तो ये हो जाएगा g इंटू 2m। और बताइए सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना? सेंटर से डिस्टेंस 3r, तो 9r² हो जाएगा ना। कितना बोलूं बताओ? 2gm/9r² इज राइट आंसर। नहीं समझ में आया? बी पॉइंट क्या बाहर वाले के अंदर है, तो बाहर वाले की वजह से जीरो, और बी पॉइंट अंदर वाले की सरफेस से r/2 पे है, तो सेंटर से कितना? तो जी एम अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर कितना? 9r²/4 ऊपर चला जाएगा ना। नहीं समझ में आया? आप मुझे इंटू क्या ना, इंटू क्या, कुछ तो था, कुछ तो था ना। इट इज नॉट बैड थिंग। एक बात मैं बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ आपसे, इट्स रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, अगर क्लास में कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे, कोई दांत नहीं निकालेगा, वरना सारे दांत में निकाल दूंगा। मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन इसी बात से होता है। कई बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हैं, कुछ पूछूंगा आज। उसने कुछ पूछा, वो लोग खिल्ली उड़ा देते हैं, उसने वापस पूरे साल का कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया आपने। तो पूछने पे आप मर्जी में आ जाओ, और जितना पूछो, ये आप खुशनसीबी मानो, क्लास में तुम्हारा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। तीसरी क्लास चल रही है मेरी, जिसने कोई ढंग का कोई डिस्कशन किया होगा, यार ये क्या होता है बताइए आप मेरे को, मैंने ये पहले किया था, मुझे समझ में नहीं आया था, या मैंने वहां ये सवाल किया, मेरे ये सब डाउट है, या ये क्लियर नहीं। कोई वन वे कम्युनिकेशन चलता है। वन वे कम्युनिकेशन हम नहीं सीख सकते। हमें पता है ना कितना कट ऑफ जाता है। हमें एक्यूरेसी चाहिए ना, हमें स्पीड भी चाहिए ना। यू हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट,
बी रेस्पॉन्सिबल, करियर हमारा ही है। आप मुझे बताइए, मैं जब इसके सेंटर से यहां जाऊंगा तो देखो इसके अंदर तो इसकी वजह से 0 है, तो जो सी पॉइंट है वहां सी पॉइंट पर सिर्फ अंदर वाले की वजह से होगा ना, और अंदर वाले की वजह से क्या बनेगा जल्दी बताइए, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स की वैल्यू r/2, तो रिजल्ट बिकम्स व्हाट, जी एम बाय 2r²। एक आर स्टार कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं समझ में आई बात? तो जो तू बोल रही थी वो ये था, नहीं समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो यहां बाहर वाला पॉइंट है, तो पूरा दोनों का मास सेंटर पे मान लेंगे। बी पॉइंट पे बाहर के शेल का फील्ड नहीं होगा, तो इसका मास सेंटर पे मान लेंगे। और इस सी वाले पॉइंट के लिए हमने पता है कि अंदर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। तो जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, r/2, आपका आंसर आ जाएगा gm/2r²। नहीं समझ आया? बनाओ जल्दी से। हाँ जी, ये कैसे समझ आया नहीं आया? पक्का ना? ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कोई वैरायटी की यहाँ ग्रेविटेशन में नहीं आते, पर ज्यादा सवाल जो आते हैं इस तरह के वो इलेक्ट्रो में आते हैं। पर फिर भी आपने ये दो प्रोफाइल कर लिए, हमारे मॉड्यूल में भी इस तरह के सवाल दे रखे, तो आपके होमवर्क में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लेंगे आराम से। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दो अलग अलग क्वांटिटी पर बिहेवियर सेम, यूनिट सेम। आप याद कीजिए, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपके मॉड्यूल में एक सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल मास टू द इनर्शियल मास? आया था ऐसा कोई सवाल? आया था? इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का रेशियो क्या होता है? क्या होता है? 1:1। क्या होता है? मेरी बात को सुनिए ध्यान से, जब हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं उसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ जो फोर्स का फॉर्मूला आया, अभी मैंने आपको बताया ना पिछली स्लाइड पे, ये वाला, इस फॉर्मूले में जो मास अपीयर होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जब F बराबर a में करते हो, उसमें जो मास अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शियल मास। अब हम करते क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, क्या है ये? अर्थ। अब यहां से r डिस्टेंस पर, यहां कहीं, जब मैं स्मॉल m मास रख के उस पर फोर्स कैलकुलेशन करता हूं, तो जब यहां से फोर्स कैलकुलेशन करता हूं और जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके फोर्स कैलकुलेशन करता हूं, तो दोनों फोर्स की कैलकुलेशन करने में फोर्स तो सेम ही आएगा ना? बोलो ना यार। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो ये F किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आएगा, नहीं आएगा? इसमें जो अपीयर हुआ वो इनर्शियल मास था, इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो F बराबर m इंटू eg आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये ग्रेविटेशनल मास है। आप मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है? तो जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर आ जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? हमसे वहां सीधी बात के लिए कर दी जाती है, बेटा याद रख लेना उसको, रेशो 1:1 होता है। नहीं हो सकता, सही बात, पर यहां है यूनिट सेम, इसका मतलब वैल्यू सेम। किसने कहा ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। हो भी सकता है, ना भी हो। बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनकी यूनिट सेम होती है और उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। नहीं समझ में आई बात? मैं क्या कहा, मैंने पहले कह दिया कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। मैंने सेम बोला क्या? क्या बोला? डिफरेंट, विद द सेम बिहेवियर, सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। इनफैक्ट स्पेस के अंदर, अर्थ के सराउंडिंग में जो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो भी सेम मिलता है, वो भी। तो इसीलिए तो बोला मैंने सेम बिहेवियर, सेम वैल्यू, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन।
पर हाँ ये क्वांटिटीज अलग अलग है, एक फील्ड है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन जो है वो F बराबर a में से आया, उसमें जो मास अपीयर हुआ वो इनर्शियल मास है, और यहां जो मास अपीयर हुआ वो ग्रेविटेशनल मास है। जब मैं दोनों तरीकों से किसी पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करता हूं सेम आता है, जब सेम आता है तो इनको मैं बराबर करूंगा, Eg हमेशा G के बराबर आएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। पर ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सराउंडिंग में पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? इसके आगे मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा ना, आपका दिमाग खराब होगा जबरदस्ती। अदरवाइज देखा जाए तो 10 टू दी पावर 36 केसेस में एक केस होता है जब दोनों मास बराबर होते हैं। हेलो, इतने 10 की पावर, उसमें से एक गरीब अदद ये बराबर नहीं होते वरना। तो हमारे लेवल पे ये बराबर है। समझ में आ गई बात? हेलो, कहानी क्लियर? अब समझिए आगे। ये हमने बात कर ली। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब हम बात करें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस की। अगली वाली क्लास में हमारा पूरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह सब खत्म कर लेंगे, इसलिए हम यहां वो केस ले लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि यार ये अर्थ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अर्थ है, हमने क्या किया, अर्थ के ऐसे आपने महानता दिखाई और अर्थ में छेद कर दिया आर पार। समझ में आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान समझिएगा। यहां आपने अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल बना दी। क्या बना दी? टनल। ये अर्थ का सेंटर है। क्या है अर्थ का सेंटर? ओ। मुझे एक बात बताइए, अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां जाऊंगा तो फोर्स कितना लगेगा? यहां मान लो मैं यहां था, तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा ना। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जी एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर क्यूब ना। नहीं समझ में आया? हमने रखा ना, नहीं समझ में आई बात? अरे यार, अर्थ की वजह से यहां फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? जीएम बाई आर क्यूब इंटू एक्स। वहां एम मास रखते तो कितना फोर्स लगेगा? अब क्या कंफ्यूजन है बता? हाँ तो अरे यार, अर्थ का रेडियस कितना है? इतनी सी टनल बनाई है, तुम नहीं समझो क्या कहना चाह रही है। वो क्या कहना चाह रही है साहब, आप मुझे बताइए, वो तो अंदर वाला जो यहां आप स्फीयर बनाओगे उसके मास की वजह से यहां फील्ड आएगा, तो यहां तो आपने मास निकाल ही दिया। बेटा धरती इतनी बड़ी थोड़ी है, वो 6400 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर है, उसमें एक छोटी सा होल कर दिया आपने, कोई फर्क चलेगा? बोलो ना यार, बात समझना ध्यान से। आप मुझे बताइए, इस फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां अगर मास होगा तो बताइए यहां पर फोर्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू जीरो तो फोर्स जीरो ना यार। क्या ये एक्स ऊपर था? क्या फोर्स नीचे है? क्या ये रिस्टोरिंग है? क्या यहां फोर्स जीरो होगा तो क्या अर्थ का सेंटर किसी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा? आपने बेटा डिस्प्लेस ऊपर किया तो फोर्स नीचे लगा। क्या ये रिस्टोरिंग है? क्या रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में जो कुछ भी लिखा है वो के टाइम पीरियड मिल गया? नहीं समझ में आया? बताओ टाइम पीरियड कैसे लिखूं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के लिखूंगा ना। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई, जल्दी बताओ, जी एम एम अपॉन आर क्यूब। और ये आपने, अब सुनिएगा ध्यान से, टी की वैल्यू क्या मिल गई? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी इंटू कैपिटल एम। अब इसकी ड्रेस बदलनी है, ये फॉर्म भी आता है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। समझ में आ गई ना बात? अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कोई पार्टिकल सरफेस पे होता, क्या होता? तो क्या फोर्स सेंटर की तरफ लगता? क्या इस फोर्स की वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होती? क्या यही फोर्स यहां का एम जी है? नहीं है? धन्यवाद। आप मुझे बताइए, क्या एम से एम रवाना? तो जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी है?
बताओ यहां से G इंटू कैपिटल एम कितना? ये फॉर्मूला बहुत काम का है। यहां से जीएम की वैल्यू यहां पुट करो। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन GR², ये एक आर बचा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ R/G। आर कितना होता है? और G 9.8। 2 पाई भी जानते हो, ये तो बेसिकली √4 है ना। नहीं समझ में आई बात है कि नहीं? बेटा सोल्व करने पे मिलता है 84.6 मिनट, लगभग 1.41 आवर। इसका मतलब समझ में आता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यहां से छोड़ोगे तो भी SHM करेगा, यहां से छोड़ोगे तो भी। तो यहां से अगर छोड़ा तूने तो यहां जाकर के यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 84.6 मिनट। तो अर्थ के इस सरफेस से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाफ मतलब कितना? 42.3। अरे 42.3 मिनट ना यार, हद करते हो, आधा ही तो करना था। नहीं समझ में आया? अब पता है मजेदार चीज क्या है, ये समझ में आया नहीं आया? तो हम अर्थ के डायमीटर के अलोंग कोई टनल बना देंगे। क्या बना देंगे? और उसमें कोई पार्टिकल छोड़ देंगे, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? आपके सिलेबस में ये टाइम पीरियड 5 बार आता है। कितनी बार आता है? तो इसका मतलब सवाल आने की संभावना 5 जगह से है। हेलो, कितनी जगह से है? अभी दो तो मैं अभी करवा दूंगा, अभी सुनिए मेरी बात। ये कहानी क्लियर हुई? बोलो ना यार, पक्का ना? अभी रुकिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वापस हमारी हुई अर्थ, और हमने एक टनल इधर बनाई, एक भाई साहब से गलती हो गई, टनल इधर के बजाय इधर बन गई, कोड के अलोंग। क्या बोलेंगे इसको? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब मजेदार चीज क्या है, यहां से कोई पार्टिकल छोड़ोगे तो जब इधर चलेगा, और यहां से वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ R/G है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने टनल इधर बना दी हो तो इसमें कोई पार्टिकल छोड़ दिया होता, क्या ये एंगल थीटा है? क्या ये सेंटर है? क्या इधर G है? तो ये क्या है? G cos थीटा। क्या इधर R है? तो ये क्या है? इसका सेंटर ये आएगा ना। यहां मैं जब टाइम पीरियड लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ R cos थीटा बाय G cos थीटा, this becomes again what? 2 पाई अंडर रूट ऑफ R/G। नहीं समझ में आया? पता लगा टाइम पीरियड सेम है। मजेदार चीज क्या है कि आप यहां से कूद जाओ तो यहां 42.3 मिनट पहुंच जाओगे। 42.3 ना यार, यहां से वापस पहुंच जाओगे ना 84.6 में। तो आदिवासी नहीं, आदिवासी आदिवासी। कभी ना नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी भी देखना, वो कोई जो पढ़े लिखे लोग, बहुत काबिल लोग ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं, तो आदिवासी देखते हैं। अरे यार, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? झगड़ा वही है जहां फ्यूल है। ये तुम्हारे एक दिन समझ में आ जाएगा। अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से। रशिया ने एक बेहतरीन प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया, जैसे आप समझना, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं कोई ऐसा व्हीकल बना लूं, सुन लेना भाई, अगर मैं कोई ऐसा व्हीकल बना लूं जिस व्हीकल में मैं बैठूं, ना तो मुझे उसका इंजन चलाना पड़े, उसको छोड़ूं और भाग जाए, और जहां पहुंचना वहां रुक जाए अपना आप, फिर वहां से छोड़ो, ना तो आपको एक्सलेटर दबाना पड़ा ना ब्रेक लगाना पड़ा। आप जरा मुझे एक बात बताइए, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए यहां मॉस्को है और यहां दिल्ली है, और आपने टनल बना दी। आपने इस टनल को स्मूथ बनाया, एक स्मूथ पाइप डाल दिया अंदर, और उस स्मूथ पाइप के अंदर एक कार्ट बनाई सिलेंड्रिकल, उसमें एक आदमी बिठा दिया।
जब उसको यहां से छोड़ोगे तो आपने रिलीज किया ना, उसकी वेलोसिटी क्या, जीरो। क्या इक्विलिब्रियम तक स्पीड बढ़ेगी और फिर यहां से रिटार्ड होकर रुक जाएगा ना, और यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना, 42.3 मिनट। मॉस्को से दिल्ली पौन घंटे में है। नहीं समझ में आई बात। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि तूने यहां से छोड़ा था, अपने आप चलाना ग्रेविटी की वजह से, और अपने आप रुकना ग्रेविटी की वजह से। जैसे यहां पहुंचा, क्लिप से कुंदे से रोक दे उसको, तेरी कार्ट रुक गई, कुंदा हटा दे, वापस मॉस्को। नहीं समझ में आई बात। पर प्रॉब्लम क्या आई कि जब इसमें आप अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे जाते हो तो टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से कोई भी अभी ऐसी मेटल नहीं बनी है जो उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर पाए और वहां सर्वाइवल हो। आज से अगर 300-400 साल पहले कोई कहता कि यार इस तरह के फोन्स आ जाएंगे, इस तरह का टेलीकम्युनिकेशन होगा, इस तरह का सोशल मीडिया, वो लोग मजाक उड़ाते। नहीं समझ में आई बात। आज हम इसकी मजाक उड़ा रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर 200 साल 300 साल बाद या कभी भी इस तरह की मेटल डिस्कवर हो जाए जो इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लें, और सर्वाइव करने के साथ उसका टेम्परेचर अंदर का ना बढ़े, तो फिर आप कौन घंटे में। नहीं समझ में आई बात। समझ में आ गई बात, कुछ समझ में आया तो मुझे बात बताइए। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायमीटर एंड अलोंग द कोड इज सेम। नहीं समझ में आई बात। और वैल्यू कितनी आएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, 86.4। कितनी आएगी, 84.6। 86.4 अलग होता है। क्या होता है वो, ये क्या होता है, एक दिन में नंबर ऑफ सेकेंड्स, एक दिन में अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड है। यार 24 घंटे में चक्कर काट लेती है ना। 24 into 60 विल गिव 86,400। नहीं समझ में आया। अब आप इस पे मेहरबानी कर लें, अब यहां सुन लीजिएगा ध्यान से। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल oscillating along diameter and chord will be same। और कितना होगा वो बताइए, 84.6 मिनट्स। आया समझ में। ठीक है, जब हम इसी चैप्टर में सैटेलाइट पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अर्थ के सरफेस के क्लोज रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी ये होता है। वो टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे, जब हम अगली क्लास में वेरिएशन ऑफ जी की बात करेंगे, तो रोटेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है उसमें इक्वेटर पर वेटलेसनेस की कंडीशन आने के लिए भी टाइम पीरियड यही आता है, और इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड भी यही आता है। देयर आर द 5 केसेस। दो कौन से, डायमीटर और कोड। हेलो, इक्वेटर पे वेटलेस की कंडीशन, टाइम पीरियड सेम आएगा अर्थ का। नहीं समझ में आई बात। अर्थ के सरफेस के क्लोज रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट, टाइम पीरियड सेम आएगा, और इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का भी टाइम पीरियड सेम आएगा। ये 5 केसेस है जहां क्या मिलता है, 2 पाई रूट आर बाई जी या 84.6 मिनट। अब आप जितने हमारे सवाल हो जाते हैं कवर, मतलब ईएलपी नंबर 1 2 कर लीजिएगा बात। 2 में शायद जी वाले सवाल डाल दिए हम लोगों ने ना, है ना। हाँ तो एकदम से तुम्हारा होमवर्क बढ़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा, और सवाल बन जाएंगे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो, हाँ। और अपने कंसेप्ट बिल्डर 1 2 करना, और कोई एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 27, 1 से 27 ईएलपी 1 कर ली थी। अगली क्लास में जो तो थोड़े बहुत डाउट आएंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले 1 घंटे पढ़ेंगे और बाद वाले आधे घंटे में हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम्म, हम्म।